पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हो रही थी, अदालत में ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस सिर्फ आपका प्रधानमंत्री टेलीविजन पे आता है और वो ये लॉकडाउन अनाउंस कर देता है और लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये इंडिया में चल रहा था और बाद में जो एविडेंस निकल के आया उसमें पता चला कि वायरस का कोई सबूत नहीं है किसी भी तरीके का। जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो पूरी तरह से फ्रॉडुलेंट था, यानी पूरी तरह से एक फर्जी टेस्ट है जिसमें आप किसी को भी, उसमें साइकिल्स होते हैं, सीटी थ्रेशोल्ड्स होते हैं, जिसमें सीटी साइकिल्स होती हैं जिसको बढ़ा के आप किसी भी व्यक्ति को उसमें कोरोना पॉजिटिव दिखा सकते हैं। सभी देशों में जैसे ही इंजेक्शन लगाने स्टार्ट हुए तो आपकी मोर्टेलिटी का ग्राफ बढ़ गया, यानी जो मौतें हो रही हैं उनका ग्राफ बढ़ गया और वो लगातार जारी है। अब पूरी दुनिया में ये पैटर्न निकल के आ रहा है कि जहां जहां पे बड़ी संख्या में पॉपुलेशन को इंजेक्शन लगाए गए वहां पे सभी देशों में मौतों, जो मोर्टेलिटी बढ़ी है, डेथ रेट बढ़ी है, मृत्यु दर बढ़ी है। तो भारत का 2021 में जनगणना होनी थी, सेंसस होना था, जो नहीं होने दिया गया, जो 10 साल में होता है। ये जो डिटॉक्स की बातें जो लोग करते हैं इनको मैं शक की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि और ना ही मैं इन पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि जो लोग डिटॉक्स की बात करें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टॉक्सिफिकेशन क्या है और उसके बाद वो एक्सप्लेन करें कि डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कपिल बजाज जी, जो काफ़ी समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, ब्लॉगर रहे हैं और पिछले कुछ सालों से, लगभग 6 साल से ये डिजिटल मीडिया पे अवेकनिंग से रिलेटेड काफ़ी पोस्ट शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, बहुत खुलासे इन्होंने किए हैं जिनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आपका बहुत स्वागत है कपिल जी। नमस्ते, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। जी, तो मैं सबसे पहले तो यहीं से शुरू करूंगी कि मैंने जो आपको जाना, आपके बारे में जाना, आपकी बहुत रिवीलिंग पोस्ट हुआ करती हैं कोविड के टाइम से कि आप इसको फेक ही बताते, इस पूरी घटना को, जिसे कह लीजिए कि एक ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में बहुत एक टर्निंग पॉइंट रहा है। तो किस आधार पर आप ये इतने बड़े दावे करते हैं कि कोविड फेक है? जी, इसमें अगर आप पूरा इसको देखें, कोरोना जब स्टार्ट हुआ, यानी 2019 के एंड में इन्होंने ये पूरा एक शोर शराबा शुरू किया कि चाइना में ये वायरस आया और उसके बाद फिर हमारे यहाँ हमने देखा कि मार्च 2020 में लॉकडाउन लगे और WHO के भी जो उसने पेंडेमिक घोषित किया था वो भी 11 मार्च 2020 में हुआ था। तो मेरा देखा जाए तो पब्लिक हेल्थ से कोई ऐसा लेना देना नहीं था। मैं अपना जर्नलिज्म करता रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने काम किया और काफ़ी समय से फ्रीलांस जर्नलिज्म कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी तो मेरी एक बैकग्राउंड थी कुछ पब्लिक हेल्थ पे लिखने की, जो कि मैंने 2011 में बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल्स पब्लिश किए थे अपने ब्लॉग पे, जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे भारत में पूरे पब्लिक हेल्थ का जो तंत्र है उस पर एक कब्जा हुआ है अमेरिकन डीप स्टेट का, बल्कि अमेरिकन स्टेट ही कहना चाहिए उसको, कि कैसे दुनिया की जो सबसे बड़ी, सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे पावरफुल जो लोग हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हों, चाहे वो टॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हों वेस्ट में जो हैं, अमेरिका में, यूरोप में, और चाहे वो बड़ी बड़ी NGOs हों जैसे कि गेट्स फाउंडेशन है, जो बिल गेट्स की फाउंडेशन है, ये रॉकफेलर फाउंडेशन है, इन सब ने कैसे भारत में पूरे पब्लिक हेल्थ पे कब्जा किया, और वो भी एक गवर्नमेंट के लेवल पे, और कैसे गवर्नमेंट ने उसको अनेबल कराया, उसकी हेल्प की। तो ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक बनी थी 2006 में जी। जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाई गई, जो एक तरह की एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी। इसको एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बताया गया था, और इसमें जितनी दुनिया के सारी जो पावरफुल एंटिटीज़ हैं, इसमें गेट्स फाउंडेशन इसका मेन प्रमोटर था, जो कि बिल गेट्स की एक फाउंडेशन है जो पूरी दुनिया में पब्लिक हेल्थ में पे एक तरह से उसका एक कब्जा है जी। और ऐसे ही रॉकफेलर फाउंडेशन है। इसके अलावा जो टॉप US की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड है, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ वगैरह वगैरह, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसके अलावा जो बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व थी। ये सब लोगों ने ये एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी हेल्प की और बल्कि फंडिंग भी की।
उस समय जो हमारी केंद्र सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार, उन्होंने इसकी फंडिंग की थी और जो प्राइमरी इसके अंदर प्रमोटर था वो खुद बिल गेट्स था, जो उसकी गेट्स फाउंडेशन थी। और मैकेंसी जो एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है अमेरिका की, जो अमेरिका के एक तरह से डीप स्टेट में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, वो भी इसमें इसके प्रमोटर्स में थी। इसके अलावा जो भारत के जितने बिलियनियर्स हैं, जो टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसमें टाटास भी आ जाते हैं, जिसमें मुकेश अंबानी भी आ जाता है, जिसमें आईटी कंपनी के इन्फोसिस के लोग आ जाते हैं सारे, नारायण मूर्ति और नंदन निलेकेनी, और इसके अलावा HCL जो कंपनी है HCL इन्फोटेक, उसके शिव नादर आ जाते हैं। ये जितने टॉप के इंडिया के बिलियनियर्स हैं, अरबपति खरबपति हैं, ये भी इसमें इन्वॉल्व थे और इसके गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए थे। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपने जो टॉप के IAS ऑफिसर हैं, जो हेल्थ मिनिस्ट्री में है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उन लोगों को भी बिठाया होता है। प्लानिंग कमीशन उस समय था, प्लानिंग कमीशन का जो डिप्टी चेयरमैन था मोंटेक सिंह आलूवालिया, वो इसमें इन्वॉल्व था, वो इसमें बैठे थे। प्रधानमंत्री खुद इसको उसने प्रमोट किया और एक फंक्शन हुआ था 2006 में, प्रधानमंत्री उस टाइम के जी मनमोहन सिंह ने, और एक फंक्शन हुआ था ये फरवरी मार्च, शायद मार्च 2006 में, जिसमें खुद प्रधानमंत्री ने और उनके मंत्रिमंडल के सारे जो टॉप के मंत्री थे उस समय, कपिल सिब्बल और ये सारे, अंबुमनी रामादास जो उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, सब लोगों को उसमें शामिल थे और इसको लॉन्च किया गया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, PHFI को। तो ये एक तरह का टेक ओवर था भारत में पब्लिक हेल्थ में, ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे। उस समय जो प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह ने जो भाषण दिया था उसको लॉन्च करते हुए, तो ये कहा था कि ये जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाई जा रही है, ये हमें एक पब्लिक हेल्थ को संचालित करने का एक नया मॉडल देगी, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जो सिर्फ ना केवल केंद्र सरकार के लेवल पे होगा बल्कि राज्य सरकारों के लेवल पे होगा। तो यानी एक पूरा नया मॉडल हमें पब्लिक हेल्थ को गवर्न करने का, संचालित करने का देगी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो इस एक तरह से प्रधानमंत्री उस समय ये कह रहे थे कि पब्लिक हेल्थ अब गवर्नमेंट का काम नहीं रहा, जिसपे मैंने आर्टिकल्स लिखे थे। मैंने सबसे पहला इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल 2011 में लिखा था, जो मैंने मार्च 2011 में पब्लिश किया था अपने ब्लॉग पे। ये बहुत लंबा इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल था, 5000 वर्ड्स का। ब्लॉग का नाम? जी, मेरा जो ब्लॉग है वो इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, क्योंकि मेरा ब्लॉग इन्होंने सेंसर कर दिया, बंद कर दिया था 2001 में, मई 2021 में। क्योंकि जब ये सेंसरशिप शुरू हुई कोरोना के बाद, तो मेरे जैसे लोग जो इन विषयों पे बात कर रहे थे, हमें सेंसरशिप फेस करनी पड़ी है। हर जगह से हमें सेंसर किया गया है, सोशल मीडिया से भी सेंसर किया गया है। तो मेरा जो ब्लॉग था वो बंद कर दिया था मई 2021 में। तो मैंने जो सारा उसका कंटेंट है किसी और जगह पे डाला है, तो उसका लिंक मैं जरूर आपको दूंगा, आप चाहें तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकती हैं। तो ये सारे इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल चूंकि मैंने पब्लिक हेल्थ पे लिखे हुए थे, तो जब ये कोरोना का पूरा ड्रामा स्टार्ट हुआ मार्च 2020 में, और भारत में लॉकडाउन लगे हुए पूरी दुनिया में कोऑर्डिनेटेड तरीके से, यानी सारे देशों में ये कहा गया कि सारे देशों में एक वायरस आ गया, जबकि पूरे मानव इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई एक वायरस जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका दावा किया जा रहा था, उसको कहा जाए कि उससे पूरी दुनिया में एक बीमारी फैल गई है और पूरी दुनिया को हमें बंद करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को लॉकडाउन करना पड़ेगा, सारी इकोनॉमी को बंद करना पड़ेगा, सारे उद्योग धंधे सब कुछ, और लोगों को उनके घरों में बंद करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पहले दिन से सस्पिशियस था कि इस तरह का कोई मानव इतिहास में ऐसा हमें कोई घटना नहीं मिलती कि कभी ऐसा हुआ हो कि सारी दुनिया को हमें बंद करना पड़े। जबकि महामारी या बीमारी जब फैलती है तो लोग खुद, जिसको तकलीफ होती है वो खुद जाता है, और कोई भी उसको हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, तो वो उसको ढूंढता है। तो आप देखें कि हमारे जब पूरे भारत में जो पूरा हमारा सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं, जो पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भरा पड़ा है कि लोग वहां पे जाते हैं, उन्हें कोई तकलीफ होती है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि सरकार को प्रोपेगेंडा करना पड़े और लोगों को डराना पड़े कि कोई बीमारी आ गई है, तो और इसलिए अब आपको घरों में बंद होना है, आपने सारे काम धंधे छोड़ के लॉकडाउन कर लीजिए। ऐसा कभी नहीं होता। तो ये शुरू से ही सस्पिशियस था। और जो मेरी अपनी बैकग्राउंड थी, जो मैंने देखा था कि कैसे पब्लिक हेल्थ पे कब्जा किया गया है, इसमें अमेरिकन इन्वॉल्व थे, एक तरह से जिसको अमेरिकन डीप स्टेट कहते हैं या अमेरिकन स्टेट कहते हैं, जो इस तरह की सारी कुख्यात गतिविधियों में एक्टिव है। उन्होंने कैसे भारत के पब्लिक हेल्थ के पूरे तंत्र पे कब्जा किया। तो मेरी इस बैकग्राउंड होने की वजह से मैं ये समझ गया
मार्च 2020 से ही कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी चल रही है जी। और जिसमें खुद भारत सरकार भी इन्वॉल्व है और भारत के जो टॉप के बिलियनियर क्लास हैं वो इन्वॉल्व हैं, भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कॉर्पोरेट मीडिया है, वो भी इन्वॉल्व है, जो ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहा है। और यही काम पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाए जा रहे थे WHO के थ्रू, और WHO ने ही इसको पेंडेमिक घोषित किया था मार्च 2020 में। तो तब से फिर मैंने अपना एक्टिविज्म स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी एक बैकग्राउंड थी और मैं जानता था कि इसके पीछे कौन कौन ताकतें हैं। जी जी। जैसे गेट्स फाउंडेशन है, रॉकफेलर फाउंडेशन है, ये सारे मेन लोग हैं। इसके अलावा वेलकम ट्रस्ट है यूके का, ये लोग इन्वॉल्व हैं। बिग फार्मा जो कंपनियां हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो तब मैंने इस पे थोड़ा और रिसर्च करके थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे गया, देखा और देखा कि बाहर लोग क्या कह रहे हैं, अमेरिका में लोग क्या कह रहे हैं, यूके में लोग क्या कह रहे हैं, यूरोप में लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि भारत में तो लोग सब चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया, कोई आपको डिसेंटिंग वॉइस सुनाई नहीं दे रही थी। मार्च 2020 में ही से मैंने ये इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, देखा कि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है और जो बाहर के देशों में लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, अमेरिका में क्या बात की जा रही है, यूके में क्या बात की जा रही है, यूरोप में। क्योंकि भारत में सभी लोग चुप थे जी। और कोई एक तरह का पूरा एक सन्नाटा छाया हुआ था, कर्फ्यू लग गया था, कोई इसके खिलाफ नहीं बोल रहा था, कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा था, कोई गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर रहा था, कोई ये नहीं पूछ रहा था कि ये गवर्नमेंट किस तरीके से लॉकडाउन लगा सकती है बिना किसी कोई ऐसी वजह जो लोगों को नजर आए, ऐसी कोई वजह नहीं थी। और पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हो रही थी, अदालत में कोई सवाल नहीं पूछा, बस सिर्फ आपका प्रधानमंत्री टेलीविजन पे आता है और वो ये लॉकडाउन अनाउंस कर देता है और लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये इंडिया में चल रहा था जी। तो जो मैंने जैसे ही उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो मुझे सारे डॉट्स कनेक्ट होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि अमेरिका में बहुत लोग थे जो कह रहे थे कि इसके पीछे ये सारा एक फ्रॉड है। यूके में ऐसे लोग थे जो कह रहे थे और यूरोप में ऐसे लोग थे। तो चूंकि मेरी बैकग्राउंड थी, एक रिसर्च की बैकग्राउंड थी और मैंने काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल्स लिखे हुए थे भारत के पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे जो कब्जा किया गया उस पर, इसलिए मेरे लिए डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत आसान था और पूरा एक नैरेटिव बनाना आसान था कि ये आखिर इसके पीछे किस तरह का षड्यंत्र है या किस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं जी। तो तभी से फिर मैं एक्टिव हुआ। मार्च 2020 से मैंने लिखना शुरू किया, सोशल मीडिया पे शुरू में अपने ब्लॉग में ही लिखना स्टार्ट किया, अपने ब्लॉग के थ्रू मैंने आर्टिकल्स और लिखने स्टार्ट किए। इसके अलावा और भी जो मेरे पास जरिए थे उस समय, व्हाट्सएप है या इवन ईमेल्स में भी मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको भी मैंने भेजने शुरू किए। और फिर धीरे धीरे ये क्लियर होता चला गया कि ये कितना बड़ा एक इसके पीछे, यानी सारी गवर्नमेंट्स कोऑर्डिनेशन में ये काम कर रही हैं, गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, आपका कॉर्पोरेट मीडिया इसमें इन्वॉल्व है जो सारा प्रोपेगेंडा कर रहा है, आपकी सारी बिलियनियर क्लास दुनिया की, ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की इसमें इन्वॉल्व है और ये सब इस एजेंडा को चलाने का काम कर रहे हैं। और एक 24/7 एक लगातार एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट जो आपका कॉर्पोरेट मीडिया की तरफ से भी, जिसमें ये सारा प्रचार किया जा रहा है कि एक वायरस आ गया है जिसकी वजह से ये बीमारी महामारी फैल रही है और दुनिया को बंद करना पड़ेगा और दुनिया में लॉकडाउन लगाने पड़ेंगे, क्वारंटाइन करना पड़ेगा, आइसोलेशन करना पड़ेगा, मास्किंग करनी, सबको मास्क पहनने पड़ेंगे, सारे काम धंधे बंद करने पड़ेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद करने पड़ेंगे, सब कुछ बंद करना पड़ेगा, सारा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को बंद करना पड़ेगा और यानी पूरी दुनिया को बंद करके और आप इससे निपटेंगे। और उसके बाद वहीं से नैरेटिव स्टार्ट हुआ कि लोगों को आज़ादी फिर नहीं मिल सकती जब तक कि वो इसका कोई हम इलाज ना ढूंढ लें, और वो इलाज से जो मतलब था उनका वही था इंजेक्शंस लगाना। और ये तभी से बैकग्राउंड मार्च 2020 से इन्होंने बनानी शुरू कर दी कि आने वाले वक्त में ये लोगों को, पूरी दुनिया की आबादी को ये लगाई जाएंगी। तो आप ये सारा जब नैरेटिव देखते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ एक फ्रॉड था, जबकि कहीं पर भी एविडेंस यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा था कि वायरस है तो कहाँ है, वायरस का साइंटिफिक एविडेंस क्या है। भारत में कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा था। भारत में जब गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें इम्पोज की तो भारत में आपके जितने पढ़े लिखे तबका है, आपके वो लोग जो साइंटिफिकली माइंडेड हैं, वो लोग जो एकेडमिक्स हैं, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, उसमें हर किस्म के लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये सवाल पूछने चाहिए थे गवर्नमेंट से कि आप हमें एविडेंस दीजिए कि कौन सी बीमारी फैल रही है
उस बीमारी की क्या मॉर्बिडिटी क्या है, उसकी मॉर्टेलिटी क्या है, कितनी फैल रही है, उसका उसका कुछ आंकड़े हमें बताइए, कुछ एविडेंस दीजिए। अगर आपके पास वायरस का कोई एविडेंस है तब तो हम माने की है। तो भारत में कोई भी आप विधानसभा हो, कोई आपकी संसद हो, लोकसभा, कहीं पर भी कोई सवाल नहीं पूछे गए। अदालत को ये सवाल पूछने चाहिए थे, अदालत के पास ये ताकत थी। जो हमारी हायर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुओ मोटो नोटिस ले सकते हैं, स्वतः संज्ञान से बिना किसी पिटिशन के भी वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और सरकार से पूछ सकते हैं कि आप किस आधार पे ये सारी रिस्ट्रिक्शन लोगों पे थोप रहे हो, किस आधार पे आप लॉकडाउन लगा रहे हो, किस आधार पे आप लोगों की जिंदगी को बंद करने का काम कर रहे हो। लेकिन ये कोई सवाल पूछा नहीं गया। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। कोई भी सेंसेबल आदमी जो अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहा है उसको समझ जाना चाहिए था कि ये सब कुछ एक फ्रॉड है, क्रिमिनल ऑपरेशन है। भारत सरकार भी इसके अंदर एक प्यादे की तरह है। सारी पॉलिसीज बाहर से आ रही हैं, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सारी दुनिया पे थोपने का काम चल रहा है और सभी गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि वो इस तरीके के लॉकडाउन लगाएं, अपनी जनता को डराएं और एक 24/7 प्रोपेगेंडा स्टार्ट करें जिसमें लोगों को डराने का काम हो कि देखो ये टेस्ट किए जा रहे हैं। उसमें आरटीपीसीआर टेस्ट चल रहे थे और बीमारी भी कैसी जिसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा, यानी आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपको बार बार अपने टेस्ट करा के ये जानना पड़ेगा कि मुझे कोई बीमारी है, जबकि बीमारी वैसे नहीं है। और कोई आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है तो भी आप उसको टेस्ट करके उसको आप कोरोना पॉजिटिव बता सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप तो बीमार हैं और आपको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा या क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो ये सारा फ्रॉड चल रहा था, लेकिन सवाल कोई यहाँ पे नहीं उठा रहा था। जबकि भारत में साइंटिफिक मैन पावर की कमी नहीं है, भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो साइंस जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कॉलेज की डिग्रीज हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं। तो ये कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। तो ये सारी चीजें जो हैं कनेक्ट करके ये बताती हैं। अच्छा, अब इसमें जब मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो मैंने ये पाया कि इवन यूके में मार्च 2020 से ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। जैसे यूके की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये कोई खतरे वाली चीज़ नहीं है। ये 19 मार्च 2020 में यूके की गवर्नमेंट ने कहा था और उसी के एक हफ्ते के बाद यूके की गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन लगाए, जिससे पता चल गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूके जैसी, वहां पर भी ये पूरी तरह से एक फ्रॉड था। जबकि यूके की गवर्नमेंट खुद इसको एक्सेप्ट कर रही थी कि ये जो तथाकथित बीमारी है इसमें कोई खतरा नहीं है और इसकी कोई ज़्यादा इम्प्लीकेशंस खतरनाक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे मुझे समझ आया और इस पे मैंने बोलना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि भारत में भी कुछ आवाज़ें उठनी स्टार्ट हुई। हमारे यहाँ भी कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नेचुरोपैथ हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस पे बोलना स्टार्ट किया मार्च 2020 से ही। और धीरे धीरे ये आवाज़ें फिर हमारे यहाँ भी फैलती गई, यानी जो लोग इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट हुए। और बाद में जो एविडेंस निकल के आया उसमें पता चला कि वायरस का कोई सबूत नहीं है किसी भी तरीके का। जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो पूरी तरह से फ्रॉडुलेंट था, यानी पूरी तरह से एक फर्जी टेस्ट है जिसमें आप किसी को भी, उसमें साइकिल्स होते हैं, सीटी थ्रेशोल्ड्स होते हैं, जिसमें सीटी साइकिल्स होती हैं जिसको बढ़ा के आप किसी भी व्यक्ति को उसमें कोरोना पॉजिटिव दिखा सकते हैं। तो जो टेस्ट था वो पूरी तरह से फ्रॉड था। जो आरटीपीसीआर टेस्ट चल रहा था जिससे ये केस बता रहे थे कि कोरोना के इतने मामले होते जा रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे थे। जी। और तो वो टेस्ट भी फ्रॉड था। और जब वायरस के ऊपर हम जाते हैं कि ये जो SARS-CoV-2 नाम का वायरस आपको बताया गया कोरोना का जिससे बीमारी फैल रही है, उसका भी कोई वजूद नहीं है, उसका भी कहीं पर भी आइसोलेशन नहीं हुआ है। किसी पेशेंट के सैंपल में से इन्होंने उस वायरस को आइसोलेट नहीं किया या प्यूरिफाई नहीं किया। ये सारे एविडेंस धीरे धीरे निकल के आए और पता चला कि ये कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई एक तरह का क्रिमिनल एक कंस्पिरेसी थी जिसमें ये सारी पार्टीज इन्वॉल्व थी जिनका मैंने नाम लिया। तो ये एक बैकग्राउंड थी। और फिर जब कोरोना का ये फ्रॉड चालू हुआ तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यही लोग जो ये कोरोना का फ्रॉड कर रहे हैं, यही एक पूरे बड़े एक शैतानी एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने में भी इन्वॉल्व हैं, जिसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा भी कह सकते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज भी आ जाता है। क्लाइमेट चेंज भी एक तरह की फेक साइंस है और फ्रॉड है जो चल रहा है। तो पब्लिक हेल्थ का एक तरफ से एक फ्रॉड चल रहा है जिसमें लोगों को ये इंजेक्शन लगाने का काम शुरू हुआ। और बाद में जो इंजेक्शन लगाए गए 2021 से जो स्टार्ट हुए भारत में, 16 जनवरी 2021 से पूरा एक नेशन वाइड भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाया इंजेक्शन लगाने का। उसके बाद जो मौतें हुई, यानी जो मोर्टेलिटी बढ़ी है, वो
2020 में अगर आप देखें भारत की मोर्टेलिटी तो उसमें कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन 2021 में जब इंजेक्शन लगाने स्टार्ट हुए तो भारत में मोर्टेलिटी बढ़ी, डेथ रेट बढ़ी है, मृत्यु दर बढ़ी है जी। और बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। बल्कि 2021 की जो हमारी मृत्यु दर थी वो दुनिया में यानी ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा थी, यानी जितनी पहले कभी नहीं रिकॉर्ड हुई है उससे सबसे ज़्यादा थी। वो कोई 9.45 पहुंच गई थी, जबकि अच्छा। 2019 की जो मोर्टेलिटी थी वो कोई 6 पॉइंट समथिंग थी। ओके। तो ये 2021 में जब इंजेक्शन लगने स्टार्ट हुए तो मोर्टेलिटी आपकी बढ़ गई और ये लगातार जारी है। 2021 में, 2022 में, 23 में, 24 में, अब 26 आ चुका है और अगर आप 2026 में भी देखें तो अभी भी अचानक मौतों का सिलसिला जारी है। ये जो अचानक मौतें हो रही हैं यंग लोगों को, इवन बच्चों को, किशोरावस्था में जो हैं, जो यंग लोग हैं जिनकी रिलेटिवली कम एज है, उनकी जो अचानक मौतें हो रही हैं, जिनको हम सडन डेथ्स कहते हैं, जिनको कई बार कहा जाता है कि हार्ट अटैक से हो रही हैं, कई बार कहा जाता है ब्रेन स्ट्रोक से हो रही हैं, तो ये मौतें भी हमारी लगातार जारी हैं और ये इंजेक्शंस के बाद हुई। तो बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास जिसके आधार पे हमने ये कहा कि कोरोना एक फेक था और अभी और एविडेंस भी निकल के आए हैं। डॉक्टर डेनिस रैनकॉट हैं एक कनाडा में, उन्होंने बहुत सारी स्टडीज निकाली हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं था। और जब गवर्नमेंट ने ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई अलग अलग सरकारों ने, तो उन रिस्ट्रिक्शंस के नतीजे में डेथ्स हुई हैं और जो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स आपके ऊपर थोपे गए। 2020 से हमने देखा कि जिन लोगों को डराया गया और जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए तथाकथित बीमारी से, उनके साथ हॉस्पिटल में उन पे क्या क्या मेडिकल प्रोटोकॉल थोपे गए, किस तरह की उनको दवाइयाँ दी गई, उनको वेंटिलेटर लगाए गए। वेंटिलेटर से भी आप डैमेज होते हैं, यानी वेंटिलेटर, ज़्यादातर जो लोग जिनको वेंटिलेटर लगाए गए उनमें ज़्यादातर लोगों की डेथ्स हुई। ये भी स्टेटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं। इसमें एम्स की भी एक स्टडी है भारत में जिससे पता चलता है कि जिन लोगों को हॉस्पिटल में वेंटिलेटर लगाए गए उनमें से बहुत लोगों की डेथ्स हुई। तो वेंटिलेटर लगाए गए, इसके अलावा रेमडेसिविर जैसी के इंजेक्शन दिए गए, रेमडेसिविर जैसी दवाओं के, उससे भी बहुत डैमेज हुई और कई लोगों की उसमें भी मौतें हुई। तो जो खतरनाक तरह के मेडिकल प्रोटोकॉल थोपे गए लोगों के ऊपर, वो एक वजह थी जिसकी वजह से लोग मरे और ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल्स में ये डेथ्स हुई। अच्छा, फिर 2021 में जैसे मैंने आपको बताया कि जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तो भारत में मॉर्टेलिटी, सभी देशों में ये हुआ, केवल भारत में नहीं, सभी देशों में जैसे ही इंजेक्शन लगाने स्टार्ट हुए तो आपकी मॉर्टेलिटी का ग्राफ बढ़ गया, यानी जो मौतें हो रही हैं उनका ग्राफ बढ़ गया और वो लगातार जारी है। अब पूरी दुनिया में ये पैटर्न निकल के आ रहा है कि जहाँ जहाँ पे बड़ी संख्या में पॉपुलेशन को इंजेक्शन लगाए गए वहाँ पे सभी देशों में मौतों, जो मोर्टेलिटी बढ़ी है, डेथ रेट बढ़ी है, मृत्यु दर बढ़ी है। तो भारत का 2021 में जनगणना होनी थी, सेंसस होना था, जो नहीं होने दिया गया, जो 10 साल में होता है। और उसकी भी एक बड़ी वजह मुझे यही नजर आती है क्योंकि उस समय बहुत बड़ी पैमाने पे ये चल रहा था सरकार का कैंपेन वैक्सीन लगाने का और लोगों को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जा रही थी। अगर आप अलग अलग स्टेट्स में देखें तो सरकारों की तरफ से ये ऑर्डर्स पास किए गए कि आप अपने ऑफिस में नहीं आ सकते जब तक आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट ना हो। प्राइवेट जितनी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कंपनीज हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कहा गया कि आपको अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। तो हर जगह पे ज़बरदस्ती की गई इंजेक्शन लगाने की। इवन सरकारों ने तो पुलिस की भी मदद ली, पुलिस की मदद ली, पैरामिलिट्री की मदद ली। अगर हम जम्मू से, हमें कुछ ऐसी खबरें आई थी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कि कैसे वहाँ पे पुलिस की मदद ली गई, पुलिस की गाड़ियों की मदद ली गई और वहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों को इंजेक्शन लगाए गए। लोगों के घरों में घुस के उनको चित करके उनको ज़बरदस्ती इंजेक्शन भी लगाए गए, लोगों के खेतों में घुस के उनको ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाए गए। तो पूरे इंडिया में ये ज़बरदस्ती चल रही थी 2021 में। और जनगणना का जो समय था और उस समय भारत की मोर्टेलिटी जो थी वो, मैंने जैसे बताया, हिस्टोरिकली सबसे ऊपर पहुंच गई थी, चोटी पे पहुंच गई थी, यानी डेथ रेट। तो ये और आपको याद होगा कि कैसे अप्रैल, इसमें एक डॉक्टर डेनिस रैनकॉट की एक स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको कि उन्होंने 2022 में एक पेपर पब्लिश किया था, डॉक्टर डेनिस रैनकॉट ने, जो कि कनाडा के एक एकेडमिक हैं। नो, भारत में कोई भी ऐसा डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं है जिसने भारत में इंजेक्शन लगने के बाद जो मृत्यु दर बढ़ी उस पर कोई बात की हो, लेकिन कनाडा के एक डॉक्टर हैं जो इस पे बात कर रहे हैं। तो
तो उन्होंने दिसंबर 2022 में एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने भारत में जो इंजेक्शन लगने के बाद जो मृत्यु दर है उस पर बात की। और उन्होंने ये बताया कि भारत में 1.05 की वैक्सीन डोज मोर्टेलिटी रेशो पाई गई, वैक्सीन डोज फर्टेलिटी रेशो। तो वैक्सीन डोज फर्टेलिटी रेशो का मतलब यह है कि जो टोटल इंजेक्शन भारत में लगाए गए उससे कितनी मौतें हुई उसका अनुपात, यानी एक खुराक प्रति खुराक कितनी मौतें हुई, तो वो उन्होंने जो रेशो या अनुपात बताया वो था 1.05 का। तो जिससे, और भारत में जो टोटल डोसेस लगाई गई इंजेक्शंस की वो थी 220 करोड़, यानी 220 करोड़ के ऊपर चली गई थी। ये 2022 के अंत तक 220 करोड़ के ऊपर चली गई थी, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं। तो अगर आप उससे देखें तो ये जो अनुपात को यानी जो डॉक्टर डेनिस रैनकॉर्ट ने बताया 1.05 का, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 करोड़ 20 लाख मौतें कम से कम इंडिया में हो चुकी हैं इंजेक्शन से। जबकि इसका कहीं पर भी गवर्नमेंट के आंकड़ों में आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। ना तो गवर्नमेंट ने ये आंकड़े इकट्ठे किए, और जो गवर्नमेंट के आंकड़े थे जिसको हम AEFI के आंकड़े कहते हैं, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उसमें कहीं पर भी आपको ये मौतें नजर नहीं आती हैं। यानी गवर्नमेंट चूंकि खुद इस कार्यक्रम को चला रही थी वैक्सीनेशन के, तो गवर्नमेंट ने अपनी आंखें बंद की हुई थी कि जो भी मौतें हो रही हैं उनको वो नहीं देखेंगे। इवन सेंसस का काम भी रोक दिया गया। तो अगर आप, डेनिस रैनकॉर्ट ने ये भी बताया कि कैसे 2021 में 4 महीनों में जब इन्होंने वैक्सीनेशन का काम को तेज किया, अप्रैल 2021 से अप्रैल, मई, जून और जुलाई में कोई 37 लाख मौतें सिर्फ 4 महीने में हुई। और उन्होंने बताया कि कितने करोड़ इंजेक्शन इसमें इस दौरान लगाए गए। इंडिया की बता रहे हैं जी, भारत की। तो उन्होंने जो भारत में मोर्टेलिटी की बात की है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें उनकी जो वैक्सीन डोज फर्टेलिटी रेशियो के आधार पे, तो कम से कम 2 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए। इसके अलावा एक अमेरिका के एक स्टैटिस्टिशियन हैं जिन्होंने कैलकुलेट किया, एक एस्टिमेट उन्होंने लगाया था। उन्होंने कहा था कि 2021 और 22 में अगर हम देखें तो भारत में वैक्सीनों से कोई 2 करोड़ और 70 लाख लोग मारे गए सिर्फ 2 साल में, 2021 और 22 में। जी। लेकिन अगर हम मोर्टेलिटी देखें तो 2022 के बाद भी वो जारी है। 2023 में भी मौतें होती रही, 24 में भी, 25 में भी, और 26 में भी अगर आप सडन डेथ्स को देखें, अभी 26 चल रहा है, तो अभी भी वो जारी हैं। तो इससे आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डैमेज हुई है इस एक, जिसको मैं एक फेक बीमारी कहता हूँ, उसके बाद जो भी चीज़ें गवर्नमेंट ने इम्पोज की हैं उससे पूरे पॉपुलेशन में क्या डैमेज हुई है उस पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, तो ये आपने जो बातें बताई, अब इधर तो बिल्कुल डाउट करने की जगह ही नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी मेरे मन में 2 सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये फेक था तो फिर कोविड क्या था। उसकी 2 पहचान मेन बताई जा रही थी कि स्मेल में फ़र्क पड़ना, स्मेल नहीं आना, और टेस्ट बड्स का इनएक्टिव होना। ये तो चीज़ें लोगों के साथ हो रही थी। और एम्बुलेंसेस, क्योंकि लॉकडाउन था तो सिर्फ पता ही चल रहा था कि एम्बुलेंसेस की आवाज़ें आती थी, वो सब क्या था अगर ये था। दूसरी बात कि वो ऐसा क्यों करेंगे जो लोग कर रहे थे। जी, देखिए, सिम्टम्स की जो बात होती है कि कोरोना कोई नई बीमारी थी, कोई नया वायरस आया जो आज तक कभी नहीं आया था, और उसके कुछ यूनिक सिम्टम्स थे जो कि और बीमारियों में नहीं होती। इस बिल्कुल झूठी बातें हैं। अगर आप देखें, फ्लू में जनरली ऐसा होता है, सर्दी ज़ुकाम अगर आपको सिवियर तरह का लगे कभी, तो उसमें आपकी सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है। कई तरह की बीमारियां हैं जिसमें आपकी सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है या टेस्ट चला जाता है। खाना आप खाएंगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो इसमें कुछ भी यूनिक नहीं था इन सिम्टम्स में। ये बहुत मामूली सी बातें हैं जो होती हैं। और जो सिम्टम्स की जब भी बात की जाती है तो उसमें आप देखेंगे कि सिम्टम्स का दायरा ये बढ़ाते रहते हैं, यानी ये प्रूव करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि बीमारी कोई बहुत खतरनाक है। बाद में आपने देखा हर एक चीज़ उन्होंने कोविड से जोड़नी शुरू कर दी। किसी को कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम भी होती जा रही है, खासकर वो कि जो इंजेक्शन लगाने के बाद हुई, तो उसको उन्होंने लॉन्ग कोविड का नाम दिया। और आज तक जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो इंजेक्शन उन्होंने लगा रखे हैं, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, उनको भी, उनके कोई भी सिम्टम होता है तो उसको कहते हैं ये लॉन्ग कोविड है। उसको लॉन्ग कोविड का नाम दे दिया कि एक लंबा ये कोविड है जिसकी वजह से आपको ये भी प्रॉब्लम हो रही है, ये भी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो वैक्सीन से कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उसको कहीं पर भी अकाउंट में नहीं लिया जा रहा।
कहीं पर भी उसका हिसाब किताब नहीं किया जा रहा, जबकि हर एक चीज को कोविड से जोड़ा जा रहा है। इवन आज बच्चों के सडन डेथ्स क्यों हो रही हैं, आज तक ये खबरें आ रही हैं कि यंग लोग स्कूल के, कॉलेजेस के, इवन 12, 13, 14 साल के तक के बच्चे, या इवन जो टीनेजर्स और इससे बड़े भी हो सकते हैं, एडल्ट्स भी जो रिलेटिवली यंग एज के हैं, जो बिल्कुल ठीक ठाक है, उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनकी भी सडन डेथ्स हो रही हैं। तो ये सारी जो सडन डेथ्स के, इवन स्पोर्ट्स के लोग हैं जो खेलते हुए उनकी डेथ्स हो रही हैं, नाचते हुए डेथ्स हो रही हैं, हंसते गाते उनकी डेथ्स हो रही हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हुए डेथ्स हो रही हैं। तो इन सभी में आप देखोगे कि हर एक को जोड़ा जा रहा है कोविड से, जबकि ये सारे लोग वो हैं जिन्हें अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो ये इंजेक्शन लगाए गए, क्योंकि भारत में जो टोटल इंजेक्शन, जैसे मैं बता रहा हूँ, भारत की आबादी जो भी है, आपको ये बताया जाता है कि भारत की आबादी का आंकड़ा सरकार जो बताती है वो 140 करोड़ के करीब है, वगैरह वगैरह, जो भी उसका आंकड़ा है, लेकिन जो इंजेक्शन टोटल लगाए गए वो 220 करोड़ थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी तादाद में ये इंजेक्शन लगाए गए। तो बहुत बड़ी आबादी को ये जबरदस्ती लगाए गए, ये मेडिकल इंटरवेंशन की गई, और उसका नतीजा अब हम आज देख रहे हैं। तो ये सिम्टम की बात तो ये हो गई। इसके अलावा गवर्नमेंट के जितने भी मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए लोगों को डराने के लिए, चाहे वो, अगर आप 2020 में भी देखें तो हॉस्पिटल्स जो हमारे थे, हॉस्पिटल में आपको बिल्कुल सन्नाटा ही नजर आएगा अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते, क्योंकि जब इन्होंने लॉकडाउन लगाए तो ज्यादातर लोग, इवन जो एडमिट भी थे, उनको भी एडवाइस किया गया कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाइए। आपको हॉस्पिटल में सन्नाटा नजर आना था अगर आप 2020 में किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते, क्योंकि लॉकडाउन लगे हुए थे, लोगों का ट्रैवल करना मुश्किल था, लोग जो अपना जेन्युइन जिनको इलाज कराना था, किसी को अपनी सर्जरी करानी है, किसी को अपना चेकअप कराना है, जिसके लिए भारत में लोग कितना ट्रैवल भी करते हैं, रूरल एरिया से लोग बड़े शहरों में आते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में, एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में अपने इलाज कराने। लेकिन वो जो समय था 2020 का, जब इन्होंने लॉकडाउन लगाए, तो हॉस्पिटल्स में आपको सन्नाटा मिलने वाला था, क्योंकि सब लॉकडाउन लगे थे और हॉस्पिटल जाना ही लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो हॉस्पिटल जा रहा था, उसका जबरदस्ती RT-PCR टेस्ट किए जा रहे थे और उसको जबरदस्ती कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा था। यानी आपका इलाज करने आप कुछ और गए हैं और हॉस्पिटल में आपको जबरदस्ती आपका कोरोना टेस्ट करके आपको कोरोना का मरीज बताया जा रहा था। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो ये सारी जो चीजें थी, ये गवर्नमेंट की तरफ से थोपी गई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से मेडिकल प्रोटोकॉल थोपे गए थे, और जितने भी आपके डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एसोसिएशंस हैं, उन सबको ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आपको कोरोना को प्रायोरिटाइज करना है, लोगों के RT-PCR टेस्ट करने हैं, और एक तरह से लोगों पे ये थोपने का काम करना है, जो एक फेक प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं, मद्देनजर रखते हैं, तो ये समझ में आता है कि ये सारा एक 2020 से ये ड्रामा शुरू हुआ, और जो बैकग्राउंड बनाई गई वो बनाई गई इंजेक्शंस लगाने के लिए, और उन इंजेक्शंस के जो इम्प्लीकेशंस है वो आज हम नतीजे हम भुगत रहे हैं। जी जी। तो पर ये मेरा सवाल अभी दूसरा बाकी है कि इतना बड़े लेवल पे जीनोसाइड भला क्यों करेंगे, और कोई क्यों करना चाहेगा, उनको क्या हासिल होगा ये करके? देखिए, पब्लिक हेल्थ को एक बहुत लंबे समय से एक हथियार बना के इस्तेमाल किया गया, एक टूल। पब्लिक हेल्थ नाम जब हम सुनते हैं तो लगता है कि ये कोई डेमोक्रेटिक स्पेस है जिसमें पब्लिक की भी भागीदारी है, यानी जनता की मर्जी से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, क्योंकि लोग जनरल जो लोगों की वेलबींग है या स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट करती है। लेकिन पब्लिक हेल्थ वो एक ना तो एक डेमोक्रेटिक स्पेस है, ये पूरी तरह से मेडिकलाइज हो चुका है। मेडिकलाइज होने का मतलब है कि जो बिग फार्मा कंपनियां हैं उनका इस पे कब्जा है, ना सिर्फ पब्लिक हेल्थ पे बल्कि पूरी जो मेडिकल साइंस है उस पे भी। इवन जो मेडिकल जो आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे डॉक्टर्स तैयार होते हैं, उनका जो करिकुलम है वो भी, उस पे भी बहुत मेन जो इन्फ्लुएंस है वो फार्मा कंपनियों का है। जो आज की मेडिकल साइंस है उसमें एक डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर, एक MBBS डॉक्टर का मेन काम है ड्रग, दवा देना, यानी ये जानना कि फला को ये बीमारी है, उस बीमारी का कोई नाम देना और उसके बाद एक दवा पुश करना जो कि बिग फार्मा से आई है, जो कि आपकी सिंथेटिक केमिकल दवाइयाँ हैं, वो देने का काम करना।
तो आप देखेंगे कि पूरी मेडिकल साइंस पे कब्जा हो चुका है बिग फार्मा का। और जो पब्लिक हेल्थ का स्पेस था, जो हम सोचते हैं कि शायद कम्युनिटी की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट करती है, वो पूरा मेडिकलाइज हो गया। और मेडिकलाइज होने का मतलब वो बिग फार्मा का उस पर कब्जा हो गया। तो पब्लिक हेल्थ बहुत लंबे समय से एक टूल रहा है लोगों की हेल्थ पे एक कंट्रोल करने का, लोगों की बॉडीज पे कंट्रोल करने का। अब आप देखें कि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम जो भारत सरकार चलाती है, जिसको हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम कहते हैं, जिसमें कोई 14-15 टीके लगाए जाते हैं एक बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर उसकी कुछ बड़ी उम्र तक, 5-6 साल तक। तो एक बच्चा जो भारत में पैदा हो रहा है, उसको एक तरह से गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले रही है, उसकी बॉडी को। और उस बच्चे को तभी से इंजेक्शन लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बीसीजी का इंजेक्शन, डीटीपी का इंजेक्शन, पोलियो का इंजेक्शन और पता नहीं कितने इंजेक्शन, एमएमआर का, बल्कि उसके जन्म से पहले उसकी मदर के थ्रू शुरू हो जाते हैं जी प्रेगनेंसी में। जी, और पब्लिक हेल्थ के थ्रू ही इन्होंने इवन जो चाइल्ड बर्थ है उसको भी मेडिकलाइज किया। यानी पहले, आज से हम 30-35-40 साल भी पीछे चले जाएं तो भारत में घरों में बच्चे भी पैदा होते थे। और ये जो समाज था हमारा, उसके पास एक ज्ञान था कि चाइल्ड बर्थ का जो पूरा ज्ञान है वो था। हमारे यहाँ दाइयाँ होती थी जो घरों में बच्चों का जन्म भी होते थे। अब ये मेडिकलाइज होना स्टार्ट हुआ। जब पब्लिक हेल्थ का कार्यक्रम जैसे जैसे सरकार का आगे बढ़ा, तो इन्होंने पूरे भारत में सारे ग्रामीण एरियो में हर एक जगह पे इन्होंने जो प्रचार किया वो ये किया कि बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होना चाहिए, घर में नहीं होना चाहिए। तो यहां से स्टार्ट हुआ, जब चाइल्ड बर्थ को ही आपने एक तरह से कब्जे में ले लिया कि वो हॉस्पिटल में ही हो सकता है, उसको आपने मेडिकलाइज कर दिया। और जो सारा जो ज्ञान था चाइल्ड बर्थ का, धीरे धीरे वो हमारा ज्ञान खत्म होना स्टार्ट हो गया। और जब चाइल्ड बर्थ आपका हॉस्पिटल में होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद बच्चे को क्या इंजेक्शन लगाए जाएंगे, यानी पेरेंट्स को शुरू में ही एक शेड्यूल दे दिया जाता है कि आपका बच्चे का जन्म हो गया, अब आपको अपने बच्चे को लेके आना है हॉस्पिटल में जी। और उसको फला बच्चे की जो एज होगी उसमें आपको फला ये इंजेक्शन लगाने हैं। और पैदाइश से ये इंजेक्शन लगने स्टार्ट हो गए। तो चाइल्ड बर्थ और उसके बाद बच्चे की पैदाइश में बार बार आपको या तो पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे अगर आप शहरों में हैं, या ग्रामीण एरिया में तो आप हॉस्पिटल जाके उसको इंजेक्शन लगाएंगे। तो पूरा आप देखेंगे कि बच्चे के जन्म से ही इन्होंने आपके शरीर पे कब्जा हो गया, जबकि ये सारा ज्ञान समाज में मौजूद था और चाइल्ड बर्थ भी घरों में हो रहे थे और कोई इंजेक्शन हमारे यहाँ नहीं लगाए जाते थे। अब इंजेक्शन लगाने के पीछे क्या सोच है? इंजेक्शन लगाने के पीछे ये सोच है कि जैसे बच्चा में किसी कुदरत ने उसको पैदा किया है, तो कुदरत ने उसको कोई ना कोई शरीर में कमी छोड़ दी है जो कि इंजेक्शन से पूरी होगी। जैसे विटामिन की कमी होती है, जैसे प्रोटीन्स की कमी होती है, तो वैसे ही आपके अंदर कोई इंजेक्शन की कमी है, आपके अंदर कोई बीसीजी के इंजेक्शन की कमी पैदा हुई है बच्चे के अंदर, जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें डीटीपी के इंजेक्शन की कमी है। तो जब तक हम ये इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो बच्चा जो है ना वो कोप नहीं कर पाएगा और उसको कोई भी खतरनाक बीमारी हो सकती है और आपके बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। ये इसके पीछे सोच है, लोगों को आतंकित करने वाली, लोगों को डराने वाली। और यही वजह है कि आप बार बार बच्चे के जन्म के बाद भी जाएंगे अपने हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या पीडियाट्रिशियन के पास, डॉक्टर के पास, और उससे वो इंजेक्शन लगवाएंगे। तो आप देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ को एक बिग फार्मा ने कब्जा किया है। ये जो सारे इंजेक्शंस हैं जो बच्चों को लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे भी इनको बेचने वाले कौन हैं? ये सारी प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। तो ये सारा कब्जा, यानी जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के तहत जो पब्लिक हेल्थ का सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके पीछे भी जो कंट्रोलिंग पावर है वो आपकी बिग फार्मा है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। और उनकी एक रेडीमेड मार्केट है, क्योंकि जब सारे सरकारें खुद करोड़ों, जो हमारे यहाँ 2-2.5 करोड़ बच्चे सुना है पैदा होते हैं एनुअली एक साल में। अब आप सोचिए 2-2.5 करोड़ बच्चों को कितने सारे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कोई 14-15 इंजेक्शन उसको भारत सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी लगाए जाते हैं कई इंजेक्शन। तो वो सारा पब्लिक हेल्थ के थ्रू पुश किया जा रहा है। और इसके पीछे कौन है? जो इंजेक्शन बनाने वाली है वो सारी आपकी फार्मा कंपनियां हैं। तो पब्लिक हेल्थ कोई डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है, वो उसमें हर एक चीज आपके ऊपर थोपी जा रही है। आपके पास चॉइस नहीं है। शहरों में हमें ऐसा लगता है हमारे पास चॉइस है
कि हम लगवाएं या ना लगवाएं, लेकिन एक्चुअल में जो आपको डराया जा रहा है गवर्नमेंट कार्यक्रम के तहत कि आपके बच्चे को पोलियो हो सकता है, आपके बच्चे को ये बीमारी हो सकती है, आपका बच्चा अपाहिज हो सकता है, आपके बच्चे की डेथ हो सकती है, ये खतरनाक बीमारी है, मीजल्स जैसी बीमारी से डराया जाता है। अब मीजल्स और पॉक्स जैसी, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां सिर्फ स्किन रैशेज हैं, ज्यादातर बच्चों को होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता और वो ठीक हो जाते हैं, उनके भी इंजेक्शंस हैं। अच्छा, पोलियो जैसी बीमारी के बारे में ये बताया गया कि आपके बच्चा पैरालाइज हो जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पोलियो के पीछे भी जो पोलियो का भी वायरस की आइसोलेशन आज तक नहीं हुई है। अगर आप पोलियो की उसका एविडेंस ढूंढने की कोशिश करें तो आपको पोलियो के वायरस का कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। पोलियो जैसी बीमारियां भी तब स्टार्ट हुई जब एनवायरनमेंट में कई तरह के पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल शुरू किए गए, जैसे डीडीटी जैसे पेस्टिसाइड जब इस्तेमाल होने शुरू हुए, उसके बाद बच्चों को ये पैरालिसिस की बीमारियां होनी स्टार्ट हुई। तो पब्लिक हेल्थ में हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन बीमारियों का दावा गवर्नमेंट करके आपके बच्चों को इंजेक्शन लगा रही है, क्या वो बीमारियों के पीछे कोई हकीकत है, क्या वो वाकई बीमारियां किसी बैक्टीरिया वायरस से होती हैं या उसके पीछे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं जो हम देखते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में हम कई तरह के पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से भी कई बीमारियां होती हैं। तो क्या ये इंजेक्शन से ठीक होने वाली है या इंजेक्शन के विज्ञान पे भी आपको सवाल उठाना पड़ेगा कि इंजेक्शन का विज्ञान सही है या नहीं। तो मेरे जैसे लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि जो वैक्सीन का पूरा विज्ञान है वो झूठा विज्ञान है, क्योंकि इसके पीछे आप जो वजह बता रहे हैं उसके पीछे आपका वायरस का विज्ञान बताया जाता है, जिसको हम जर्म थ्योरी भी कहते हैं। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ये दावा करती है कि बीमारियों की जो वजह है संक्रामक रोगों की, वो है कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस। तो हमें उस विज्ञान पे भी सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो वायरस और बैक्टीरिया से बीमारी होती है ये आज तक प्रमाणित नहीं हुआ है, और इसका बहुत सारा आज साइंस अवेलेबल है जिसमें ये चीज़ें को शो किया गया है कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जितने भी दावे हैं संक्रामक रोगों के, जिनके आधार पे ये वैक्सीनें लगाई जाती हैं, वो ज़्यादातर दावे झूठे हैं। यानी उसकी साइंस पे भी क्वेश्चन करने वाले साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर जितनी रिसर्च निकल के आई है वैक्सीन्स पे, अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन और अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन के तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडीज, तो उसमें साफ निकल के आया है कि जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उन्हें सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जितनी उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं क्रॉनिक, यानी जो दीर्घकालिक रोग होते हैं, उनको सब में सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जो बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, जिनको टीके नहीं लगे, इंजेक्शन नहीं लगे, वो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी ग्रोथ अच्छी है, उनकी सेहत अच्छी है। तो ये सारे अध्ययन अमेरिका से निकल के आए हैं। हमारे भारत में इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही, जबकि एविडेंस आपके पास मौजूद है। भारत में लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं कि जो आपके पब्लिक हेल्थ के सो कॉल्ड कार्यक्रम है जिसमें आप ये इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं लोगों को, वैक्सीन्स वगैरह, उसके पीछे आप हमें दिखाइए कौन सी साइंस है। क्योंकि हमारे पास अब अमेरिका से भी एविडेंस आ रहे हैं जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि वैक्सीनेशन जो है बच्चे को डैमेज करती है। बच्चों में कई तरह की एलर्जीज होती हैं। अच्छा, इसके अलावा मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, जिसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसका भी डायरेक्ट लिंक आपको वैक्सीनों से नजर आता है अब, और इसके भी एविडेंस आपको अमेरिका से सारे निकल के आ रहे हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जितने हैं जो बच्चों को हो रहे हैं, उसमें भी वैक्सीन इम्प्लीकेट हो रही है, वैक्सीन की वजह बताई जा रही है। बच्चों को एलर्जीज हो रही हैं कई तरह की, उसमें भी हो रही हैं। तो हमारे भारत में ये डिस्कशन होने की जरूरत है कि आखिर गवर्नमेंट क्यों ये वैक्सीनें लगा रही है, और ये वैक्सीनों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, नई नई वैक्सीनें ऐड हो रही हैं। जैसे पिछले 8-10 सालों में इन्होंने पेंटावेलेंट वैक्सीन को ऐड किया है जो बच्चों को लगाई जा रही है। अब आंकड़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि जितनी ये वैक्सीनें आप ऐड कर रहे हो उससे बच्चे डैमेज कितना हो रहे हैं, उसके आंकड़े दिखाओ, तो वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। उसको इकट्ठा करने का काम कोई नहीं कर रहा कि बीमारियां बच्चों को जो हो रही हैं उन टीकों से, उनके आंकड़े दिखाओ, और बच्चों की जो डेथ्स हो रही हैं, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, उसमें जो इजाफा हो रहा है उसके आंकड़े दिखाओ, वो कोई नहीं दिखाएगा। तो कुछ हमारे लोग हैं इंडिपेंडेंटली जिन्होंने ये आंकड़े इकट्ठे किए हैं, और वो बता सकते हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं है जब टीका लगने के बाद भारत में मौतें ना हो रही हों। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहां ये मौतें लगातार हो रही हैं और हर दिन हो रही हैं, और कई लोग ये आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। टेलीग्राम पे एक व्यक्ति है जिन्होंने एक चैनल बनाया हुआ है, उस चैनल का नाम है इंडियाज फॉरगॉटन बेबीज।
उसमें वो सारे ये खबरें ऐड कर रहे हैं एक जिसमें बार रिपीट करेंगे, इंडियाज इंडियाज फॉरगॉटन बेबीज नाम से एक टेलीग्राम चैनल आप देखिए, जी उसमें आपको डेली बेसिस पे जो बच्चों की मौतें होती हैं इंजेक्शन लगाने के बाद, जो ओके। नवजात बच्चों की मौतें हो रही हैं, जो छोटे छोटे बेबीज को जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जो सरकारी कार्यक्रम के तहत, उसमें कैसे बच्चे की डेथ्स होती हैं या बच्चे पैरालाइज हो जाते हैं या बीमार होते हैं। तो जो वैक्सीन के जितने एडवर्स इवेंट हैं, चाहे वो चाइल्डहुड वैक्सीन हो, चाहे वो बड़े लोगों को लगाने की वैक्सीन हो, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हो जो हमें पिछले 5 साल में लगाई गई हैं, कहीं पर भी सरकार ये आंकड़े इकट्ठे नहीं कर रही कि उन वैक्सीनों से क्या डैमेज हो रही है, क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, लोगों की सेहत पे क्या असर पड़ रहा है और उनकी प्रजनन क्षमता पे भी असर पड़ रहा है। यानी आज जो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे इनफर्टिलिटी भी बढ़ रही है, जो बच्चे, जो कितने कपल्स हैं जो निसंतान हैं, आप फर्टिलिटी जो सेंटर्स हैं वो हर शहर में खुलते जा रहे हैं, इवन छोटे छोटे कस्बों में भी खुल रहे हैं जो इलाज देते हैं, इनफर्टिलिटी का इलाज करते हैं या आपको इसे वादा करते हैं कि आपकी संतान हो जाएगी। तो ये सब क्यों हो रहा है कि हमारे यहाँ नपुंसकता या बांझपन बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे एलर्जीज बढ़ रही हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, कई एलर्जीज लोगों को अब होने लगी हैं, जैसे गेहूं से एलर्जी होती है, दूध से एलर्जी है कि हम दूध नहीं पी सकते, हमें ये सारी चीजें का संबंध वैक्सीन से है। वैक्सीन में जो प्रोटीन्स आपके खून में डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं ना, वो आपके यहाँ एलर्जीज क्रिएट करते हैं और ये एलर्जीज इतनी खतरनाक हैं, इसमें आपकी पहले इंजेक्शन में अगर डेथ नहीं होती तो दूसरे इंजेक्शन में हो सकती है। इस पे एक रिसर्च भी मौजूद है, एक चार्ल्स रीशे करके एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्हें 20वीं सेंचुरी में नोबेल प्राइज भी मिला था, तो उन्होंने एनाफिलेक्सिस पे रिसर्च की थी। एनाफिलेक्सिस वो होता है जिसमें आपकी बॉडी में जब डायरेक्टली कोई इंजेक्शन दिया जाए तो उसमें कोई हार्मलेस प्रोटीन भी अगर आपको दिया जा रहा है जिसका कोई एक्चुअल में बुरा असर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो डायरेक्टली आपके खून में इंजेक्ट कर दें तो आपकी बॉडी में एक परमानेंट एलर्जी की सिचुएशन पैदा हो सकती है। और फिर कभी कुछ साल के बाद या काफी समय के बाद भी अगर आपको दोबारा वो इंजेक्शन दे दिया जाए या वो प्रोटीन आपकी बॉडी में एंटर कर जाए तो आपकी बॉडी में बहुत वायलेंट रिएक्शन हो सकता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। ये रिसर्च थी चार्ल्स रीशे की। चार्ल्स रीशे की स्पेलिंग है RICHET। आप ये चेक कर सकते हैं, उन्हें कोई 1907 या 8 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो एनाफिलेक्सिस पे उन्होंने काम किया था। तो ये माना जाता है कि डायरेक्टली बॉडी में खून में कुछ भी इंजेक्ट करना बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भारत के जितने डॉक्टर्स हैं उनको पूरे जो वैक्सीन का विज्ञान है इस पे सवाल उठाने की जरूरत है। सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है बच्चों को इंजेक्शन लगाने का, उस पे सवाल उठाने की जरूरत है। और सारे एविडेंस आज हमारे पास मौजूद हैं इसको चैलेंज करने के लिए। अमेरिका से मैंने आपको वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड स्टडीज के बारे में बताया जो आ चुकी हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं उसके बारे में मैंने बात की, वैक्सीन से उनका लिंक बताया। ये स्टडीज भी अमेरिका में पब्लिश हो रही हैं। अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसने अभी एक हफ्ता पहले वैक्सीन की संख्या भी घटाई है उन्होंने। हालांकि ये काफी नहीं है कि वैक्सीन जो बच्चों को वहां पे लग रही है, अमेरिका में सबसे ज्यादा वैक्सीनें बच्चों को लगाई जाती हैं जो नवजात बच्चे होते हैं। तो उन्होंने जो अभी एक कदम उठाया वो ये कि उसकी संख्या को कम किया है। अच्छा। हालांकि ये इसको एक अच्छा कदम माना जाएगा, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है। वैक्सीन के पूरे विज्ञान को री एग्जामिन करने की जरूरत है, और भारत में भी और देशों में भी। जी। अच्छा, वैक्सीन के बहुत सारे नुकसान आपने बताए और कि लॉन्ग टर्म में भी प्रॉब्लम होती हैं और शॉर्ट टर्म में भी, लेकिन कोविड वैक्सीन में ऐसा स्पेशली क्या था कि जो कुछ एक खास पैटर्न या कुछ खास तरह के काम करते हुए डेथ हो रही थी, कि जैसे डांस करते हुए, म्यूजिकल या जिम करते हुए, मतलब एक अलग तरह की एक्टिविटीज थी। तो इसमें ऐसा क्या चीज थी? जो सडन डेथ्स है ना, अगर आप देखें वैक्सीनों का सडन डेथ से बहुत पुराना रिश्ता है। जैसे मेडिकल साइंस में एक टर्म होती है SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ओके, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS। जी। अगर आप देखें भारत में कोरोना के समय तो हमने अब ये नोटिस करना शुरू कर दिया है 2021 से कि वैक्सीनेशन के बाद सडन डेथ्स का ट्रेंड कैसे बढ़ा है।
2021 से खासकर, कि लोग हंसते गाते अपने मामूली काम करते हुए चलते फिरते उनकी अचानक डेथ्स हो रही हैं और मौका भी नहीं मिल रहा उनको बचाने का कोई। और इसको, इन डेथ्स को जनरली बताया जा रहा है कि ये हार्ट अटैक्स हैं या कहा जा रहा है ये ब्रेन स्ट्रोक्स हैं। मैं ये मानता हूँ ये सारा बेसिकली ये मैं इनको वैक्सीन डेथ्स ही मानता हूँ। और लेकिन अगर आप पहले का देखें सिस्टम, भारत में सडन जो डेथ्स हैं वो बहुत पहले से होती आई हैं, जो बच्चों की हैं, जो बिल्कुल नवजात जो बच्चों की डेथ्स हैं, जिनका हमारे पास हम डेटा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। जो सडन डेथ्स हैं, इसीलिए मेडिकल साइंस में ये टर्म इन्होंने इजाद की, SIDS की, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो जो छोटे बच्चों को जब इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो वो जो डेथ्स होती हैं उसके बाद वो भी सडन होती हैं। और उसमें भी मेडिकल साइंस एक तरह से अपनी आंखों पे पट्टी बांध के वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्यों हुई है, इसलिए उन्होंने नाम एक रख दिया SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि अचानक मृत्यु होने का लक्षण। सिंड्रोम होता है सेट ऑफ सिम्टम्स। तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का मतलब तो यही हुआ ना कि बच्चा अचानक मर गया। तो अब मेडिकल साइंस वाले ये क्यों नहीं बताते कि एक बच्चा बिना किसी वजह के, जो कि हेल्थी बच्चा है, जो कि पैदा हुआ है, और आपने उसको इंजेक्शन लगाया और उसके बाद उसकी अचानक डेथ हो गई, तो आप उसकी वजह को इस्टेब्लिश क्यों नहीं करते? आप ये क्यों कहते हो ये SIDS है? तो आप ये देखेंगे कि इंजेक्शन लगाने के बाद जो सडन डेथ्स हैं वो हमेशा से होती आई हैं। ये कोरोना के समय नहीं हुआ, इससे पहले भी हो रहा था, और हम उसका डेटा इकट्ठा नहीं कर रहे थे, ना ही हम उसकी वजह को इस्टेब्लिश करने का काम कर रहे थे, जो कि मेडिकल साइंस का काम है। क्योंकि जो मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट है वही ये इंजेक्शन लगा रही है, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि ये डेथ्स क्या है। आज भी वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है। जो 2021 से अभी तक जितनी डेथ्स हुई हैं उसमें कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जिन गवर्नमेंट ने जो जबरदस्ती इंजेक्शन लगाए वो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट में कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि वो इनकी डेथ्स की वजह बताएं। इनमें पोस्टमार्टम भी होते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ें तो कहीं पे सडन डेथ हो गई और किसी ने मान लिया पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी, या उसने कोई शिकायत दर्ज कराई मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट में, मेडिकल जो वहाँ के अथॉरिटीज हैं उनको, तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे आप उसका पोस्टमार्टम कराते हैं। लेकिन वो पोस्टमार्टम एक रिचुअल है, एक औपचारिकता है, उसमें कभी नहीं पता चलता। आज तक आपको किसी न्यूज़पेपर में ही नहीं पता चला होगा कि जो इतनी सारी सडन डेथ्स इंडिया में हुई हैं 2021 के बाद, उसमें पोस्टमार्टम में क्या नतीजे निकल के आए। क्योंकि ऐसे तो हजारों या दसियों हजार या शायद लाखों पोस्टमार्टम हो गए होंगे, तो उसमें आप बताओ तो सही कि वजह क्या निकल के आई। आपको कोई नहीं बता रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो बच्चों का बच्चों की जब सडन डेथ्स होती है तो उसको आपने नाम दे दिया SIDS का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके पीछे वजह हो सकती है एनाफिलैक्सिस, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, कि जिसमें एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे चार्ल्स रीचे, जिन्होंने ये कहा था कि अगर आपकी बॉडी में कोई चीज चली गई है तो आपकी बॉडी में एक परमानेंट स्टेट ऑफ एलर्जी पैदा हो गई है। अच्छा। और वो किसी भी चीज से ट्रिगर हो सकती है, किसी भी चीज से। तो आपने इंजेक्शन तो लगाया 2021 में जी, और किसी व्यक्ति की सडन डेथ हो रही है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद, तो ये पॉसिबल है। और इसमें भी वैक्सीन का इफेक्ट हो सकता है, जो आपकी बॉडी में एलर्जिक सिचुएशन पैदा हो गई है, जिसको एनाफिलैक्सिस भी कहते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है सडन डेथ्स की, और इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। ठीक है। तो ये जब से ऐसा शोर मचा या ऐसी बातें हुई कि शॉर्ट्स की वजह से हो रहा है जो सडन डेथ्स हो रही हैं, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी की बातें आई कि सिंगर्स मरे, बॉलीवुड के लोग मरे, एक्चुअली क्योंकि उन लोगों की पहचान थी तो वो न्यूज़ में आ गया। जो एक आम आदमी उसकी कोई पहचान नहीं तो वो न्यूज़ में ऐसे नहीं उछला इतना। तो डिटॉक्स की बातें भी बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत दावा कर रहे हैं कि आप ये ले लीजिए तो डिटॉक्स हो जाएगा। तो वो जो कंटेंट है, मैं इसीलिए पूछ रही थी कि क्या जो वैक्सीन के कंटेंट थे कोविड शॉट्स के, वो डिटॉक्स से निकल जाते हैं या पूरी तरह प्योरीफाई होना, बॉडी से एलिमिनेट होना संभव है? जी, डिटॉक्स में ये मेरा जो अनुभव रहा है 2021 से अभी तक का, कि बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं हमारे ऑल्टरनेटिव चैनल में, जिन्हें हम जागरूक लोग भी मानते हैं, जो कोरोना फ्रॉड के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं, उसमें भी बहुत लोग ऐसे नजर आएंगे जो डिटॉक्स की बात करने लगे हैं।
बल्कि जब ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तभी से ये बातें स्टार्ट हो गई थी जी। कि इसको डिटॉक्स कर सकते हैं वगैरह। लेकिन मुझे ये शुरू से अजीब लगा, क्योंकि जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं करते कि डिटॉक्स से उनका क्या मतलब है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। पहले तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी से जहर को खारिज करना, बाहर निकालना जी। लेकिन उससे पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टॉक्सिफिकेशन क्या है, यानी वो कौन से जहर हैं जो आपकी बॉडी में गए हैं। तो मैंने ये देखा कि जो लोग डिटॉक्स की बात कर रहे हैं वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि टॉक्सिफिकेशन कौन सी थी। क्या अगर आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन से टॉक्सिफिकेशन हुई तो क्यों ना आप बात करें कि उसमें क्या टॉक्सिक चीजें थी जो हमारी बॉडी में गई, पहले तो आप वो एक्सप्लेन करें और उनके क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पे हो सकते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे कि डिटॉक्स हो सकता है या नहीं हो सकता, या डिटॉक्स कोई नेचुरल प्रोसेस है। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि डिटॉक्स कोई नेचुरल प्रोसेस है या ये कोई बाहर से कुछ और हमें अपनी बॉडी में लेना पड़ेगा जिससे डिटॉक्स इनकरेज होगा। तो ये एक्सप्लेन कर, इसकी व्याख्या करने वाला, एक्सप्लेन करने वाले लोग आपको नजर नहीं आएंगे ज्यादा। इसीलिए ये जो डिटॉक्स की बातें जो लोग करते हैं इनको मैं शक की निगाह से देखता हूं, क्योंकि और ना ही मैं इन पे विश्वास करता हूं, क्योंकि जो लोग डिटॉक्स की बात करें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टॉक्सिफिकेशन क्या है और उसके बाद वो एक्सप्लेन करें कि डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जो एक टेरेन का मॉडल है। टेरेन यानी एक तरफ आपकी जर्म थ्योरी है जो ये दावा करती है कि हमारी बॉडी पे कुछ वायरस का, बैक्टीरिया का अटैक होता है जिससे हमें बीमारियां होती हैं, और एक टेरेन का एक थ्योरी है जो ये कहती है कि हमारी बॉडी पे किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से बीमारी नहीं होती, बल्कि ये हमारी बॉडी का अपना एनवायरनमेंट है, उसकी अपनी ज़मीन है, जो अगर उसमें टॉक्सिक चीज़ें चली जाएं तो हम बीमार हो जाते हैं। यानी ज़मीन अगर आप पे उसमें केमिकल डाल दें, जहरीली चीज़ें डाल दें तो उस पर आप खेती नहीं कर सकते। वैसे ही हमारी बॉडी भी एक टेरेन है, और अगर ये टेरेन हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट से, उसमें पोल्यूटेंट्स आ जाएं या टॉक्सिक चीज़ें आ जाएं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो टेरेन थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि डिटॉक्स क्या है, कि हमारी बॉडी जो कुदरत ने शरीर दिया है इसमें नेचुरली हम डिटॉक्स होते हैं। तो शरीर के जितने प्रोसेसेस हैं वो डिटॉक्स आपको कर रहे हैं। आप टॉयलेट जाते हैं, आप यूरिन पास करते हैं, आपको पसीना आता है, ये भी डिटॉक्स है जी। इसके अलावा हमें सर्दी जुकाम जो होता है, जो सर्दी जुकाम है वो सीजनल डिटॉक्स होता है। सर्दी जब हमारी बॉडी में ये टॉक्सिक चीजें एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो समय समय पर सीजनली आपकी बॉडी सर्दी जुकाम से उसको निकालती है बाहर, टॉक्सिक चीजों को। अच्छा, बुखार को भी डिटॉक्स माना जाता है। हमें एलोपैथी में आपको जो बुखार से भी डराया जाता है, बुखार के लिए आपको दवाई लेनी है जी, पैरासीटामोल लेना है, और बच्चों को आपको ये दवाइयां आप दी जा रही हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। जितनी भी आप एंटीपायरेटिक दवाइयां दे रहे हैं बुखार को कंट्रोल करने के लिए, फीवर को, तो वो सब बच्चे को डैमेज करती हैं। बुखार से आपको डराया जाता है, जबकि बॉडी जब शरीर में जब आपको फीवर होता है, बुखार होता है, तो वो भी एक तरह से बॉडी का सिग्नल है डिटॉक्स करने वाला। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन जितनी होती है बॉडी में, जहां भी सूजती है, शरीर का कोई अंग सूज जाता है ना, वो भी डिटॉक्स है, इन्फ्लेमेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो शरीर में बहुत सारे सिम्टम कुदरती तौर पे पैदा होते हैं। जब भी बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है तो बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करती है, प्रतिक्रिया देती है, और उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। तो डिटॉक्स पहली बात तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जो हमारे लोग हैं जो डिटॉक्स को प्रमोट करते हैं, उन्होंने एक भ्रांति जो लोगों के जहनों में डाल दी, वो ये है कि जैसे डिटॉक्स कोई केमिकल है जो आप लोगे तो उससे आपकी बॉडी का जहर निकलेगा। जैसे कुछ डिटॉक्स जो प्रमोट किए जा रहे हैं उसमें एक क्लोरीन डाइऑक्साइड भी है। अच्छा। तो कई जागरूक लोगों ने क्लोरीन डाइऑक्साइड को प्रमोट किया। कुछ लोगों ने इसको नाम भी दिए, कुछ गुरु चेला अकेला करके, जिसमें कुछ चीजें आपको मिक्स करनी होती हैं, उसको एक नाम से दे दिया। भारत में कुछ लोगों ने इस तरीके से भी प्रमोट किया कि वो गुरु चेला अकेला बेसिकली केमिकल ही है, क्लोरीन डाइऑक्साइड, उसको लेने से आपकी बॉडी में ट्रिगर होगा डिटॉक्स। इस तरह की भी बातें की। जी। तो मैं ये कहता हूँ ये भ्रांति इसलिए है क्योंकि पहले तो आप डिटॉक्स के पूरे प्रोसेस को समझें होलिस्टिकली कि वो है क्या, कि वो बॉडी का अपना नेचुरल प्रोसेस है और आपको नेचुरल प्रोसेस को ही इनकरेज करना है, ना कि ये सोचना है कि मैं कोई और केमिकल ले लूंगा तो उससे जो बाकी केमिकल हैं जो पहले हैं वो निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है जो लोग भी डिटॉक्स की बात कर रहे हैं उन्हें पहले तो एक्सप्लेन करना चाहिए, और जो इसको लेना चाहते हैं
इस डिटॉक्स जैसी चीज़ों को, वो खुद पहले समझ लें कि डिटॉक्स का मतलब है कि आपकी बॉडी खुद उन टॉक्सिक चीज़ों को निकालेगी। तो मेरा ये मानना ये है कि हमारी बॉडी केपेबल है। अगर वैक्सीन लेने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको खुश रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आपकी बॉडी अपने आप आपको ठीक कर देगी, बैलेंस को रिस्टोर कर देगी। और आपको अपनी खुराक वगैरह ठीक रखनी है, और अपनी बॉडी में कोई और टॉक्सिक चीज़ें नहीं लेनी है। और कोई भी आपको इनकरेज करता है कोई केमिकल लेने को, तो आप पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि क्लोरीन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ें हमने सुनी, और भी बहुत चीज़ें इसमें होंगी, आयुर्वेद की भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, शिलाजीत और पता नहीं क्या क्या, जिससे ये दावा किया जाता है कि जिनसे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। तो आप पहले जान लें, डिटॉक्स के पूरे प्रोसेस को समझ लें, उसके बाद अगर आप लेना चाहें तो कुछ लें। लेकिन वो तो ये कुछ लोग दावा करते हैं, जिनकी आपने बात की, कि डिटॉक्स से पहले मेडिकल चेकअप कराते हैं, वो कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं और उसके बाद का इफेक्ट भी दिखाते हैं उस मेडिसिन को, उस मेडिसिन नहीं, डिटॉक्स की जो चीज़ें हैं उन्हें लेने का, तो वो डिफरेंस तो बताते हैं। तो वो तो साइंटिफिकली ही चल रहे हैं। साइंटिफिकली तो तब चलेगा जब वो ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि उनको तो फिर यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि वो बताएं कि वैक्सीन में क्या चीज़ें थी जो टॉक्सिक थी। वो भी बता रहे हैं क्या हैवी मेटल्स थे, क्या क्या थे, और उनके क्या इफेक्ट होंगे। लेकिन मैंने ये जो देखा है पिछले, मेरा जो एक्सपीरियंस तो ये है कि मैंने कम से कम जितने लोग हमारे यहाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने ये जो वैक्सीन की में क्या टॉक्सिसिटी है उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं की है। और वो टॉक्सिसिटी है तो वो कैसे निकल सकती है, उसके क्या इफेक्ट बॉडी पे हो सकते हैं। तो मुझे कोई ऐसा इस तरह का कोई व्याख्या नज़र नहीं आई कि जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया हो जी जी कि वो क्या है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन बाहर से तो बहुत मिलती है आपको, अमेरिका में जैसे कि वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। भारत में ये बात करने वाले, यानी जनरल अगर आप पब्लिक से पूछें कि क्या आप बता सकते हैं कि वैक्सीन में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे लोगों को जनरली नॉलेज है। जी। तो पहले तो एक्सप्लेन करना चाहिए कि वैक्सीन में टॉक्सिसिटी क्या है, वो बॉडी पे क्या असर डाल सकती है, और फिर वो एक्सप्लेन करें कि जिस चीज़ को डिटॉक्स बता रहे हैं वो क्या बॉडी पे असर डालेगी, जिससे वो बाहर चीज़ें आप उसको खारिज कर सकते हो। तो वो चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। मुझे लगता नहीं कि ये एक्सप्लेनेशन किसी ने देने की कोशिश की है बहुत अच्छी। ये तो कपिल जी, आपका बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ज़रूरी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इस बारे में जानना चाह रहे थे, जो भ्रांतियां हैं, जो मेन मीडिया नहीं दिखा रहा है। और मैं दर्शकों से भी चाहूँगी कि अगर आप किसी और बारे में जानना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम एक बार आप बता दीजिए। हाँ, टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए कपिल बजाज सपोर्टर चैनल जी। और आप चाहें तो मैं लिंक आपको दे सकता हूँ। जी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।